आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टॉप अफसरों संग ट्रंप का 45 मिनट का वॉर रूम सेशन, ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़े पहरे को पार कर धड़धड़ाते हुए निकला पाकिस्तान का तेल टैंकर। आप और ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री और सांसदों की तीखी बहस। गाजा जा रही नावों पर इजरायली कार्रवाई के विरोध में उतरे पाकिस्तान समेत ये 11 देश। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश के नेता के लिए कहा वह बहुत खराब कर रहे। ईरान में 21 साल के युवक को फांसी पर लटकाया गया। इजरायल ने गाजा के लिए मदद ले जा रही 22 नावों को रोका। यूएई के ओपेक से बाहर होने का भारत पर क्या पड़ेगा असर। राजा शिवाजी में सलमान खान के लुक को देख उछल पड़े फैंस। और गुजरात से हार के बाद भी आरसीबी दूसरे स्थान पर कायम। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ने के आसार है। बढ़ते तनाव के बीच यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के विकल्पों पर विस्तार से ब्रीफिंग दी गई है। इस ब्रीफिंग से साफ संकेत मिलता है कि वाशिंगटन अब कूटनीति के साथ साथ सैन्य दबाव को भी तेज करने के मूड में है। अधिकारियों के मुताबिक इस 45 मिनट की लंबी ब्रीफिंग में ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की नई और आक्रामक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। अमेरिकी सैन्य योजनाकार इस बात के लिए तैयार है कि यदि अमेरिका नाकाबंदी या हमला करता है तो ईरान में मौजूद अमेरिकी सेना पर पलटवार कर सकता है। इस हाई लेवल ब्रीफिंग में जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैन कीन भी मौजूद रहे, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम ने ट्रंप के सामने शॉर्ट एंड इंटेंस यानी कम समय में तेज सटीक हमलों की रणनीति रखी है, जिसमें ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और समुद्री नाकेबंदी के बीच एक अनोखी घटना सामने आई है। पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर कुवैत से तेल लेकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलता दिखाई दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर तनावपूर्ण माहौल और कड़े पहरे के बावजूद पाकिस्तानी जहाज कुवैती तेल लेकर कैसे रवाना हो गया। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के खैकपो टैंकर ने गुरुवार सुबह सफर शुरू किया। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में इस टैंकर ने कई बार निकलने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे बार बार पीछे हटना पड़ा था। इस बार जहाज ने ईरान के मंजूर किए गए उत्तरी मार्ग का इस्तेमाल किया, जो क्यूशम और लारक द्वीपों के पास से गुजरता है। जहाज अब दक्षिण की ओर बढ़ रहा है और अब यह कराची पहुंचेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि यह 4 मई तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान युद्ध के बाद पहली बार संसद में डेमोक्रेटिक सांसदों का सामना किया। लगभग 6 घंटे की सुनवाई के दौरान हेग्सेथ ने शपथ के तहत सवालों का सामना करते हुए डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ बहस की। बुधवार को वो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए थे। उसके साथ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन और रक्षा मंत्रालय के मुख्य वित्त अधिकारी जोस हास्ट भी मौजूद थे। बहस की शुरुआत में हेग्सेथ ने डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकनों के बयान को निराशावादी करार देते हुए कहा कि इस तरह के कमेंट्स अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसदों ने युद्ध में सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। हट्स ने बताया कि अब तक इस युद्ध पर अमेरिका $25 अरब खर्च कर चुका है। गाजा में मदद ले जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की 22 नावों को इजरायली सेना की ओर से रोके जाने पर पाकिस्तान समेत 11 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर इसकी निंदा की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में इजरायल की इस कार्रवाई को हमला बताया है। बयान में कहा गया है कि यह एक शांतिपूर्ण मानवीय पहल थी, जिसका मकसद गाजा में मानवीय संकट की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचना था। नावों पर इजरायली हमले और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक्टिविस्टों की गैर कानूनी हिरासत अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा इन देशों के विदेश मंत्रियों ने एक्टिविस्टों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है और इजरायली अधिकारियों से अपील की है कि उनकी तुरंत रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाए जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक्स मर्ज की आलोचना करते हुए कहा है कि वह बहुत खराब काम कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जर्मनी में इमिग्रेशन और एनर्जी की समस्याएं हैं। वो कई तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। यहाँ यूक्रेन को लेकर भी बड़ी समस्या है। ट्रंप ने ईरान के मामले में मर्ज से हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने ईरान में जो कुछ भी किया इसके लिए उन्होंने मेरी आलोचना की, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा क्या आप चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो फिर मुझे लगता है कि मैं सही हूं। बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रहा है। बीबीसी न्यूज पर्शियन के मुताबिक ईरान के इस्फहान में रहने वाले 21 वर्षीय युवक शासन आजाद वर जोगानी को फांसी पर लटका दिया गया है। उन्हें इसी साल जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आजाद वर्ग को इस्फहान की दस्तगर्द जेल में फांसी दे दी गई। उनके परिवार के करीबी एक सूत्र ने मानवाधिकार वेबसाइट HRANA को बताया है कि उनका अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर एक सुरक्षित क्षेत्र में किया गया, जिसमें उनके सिर्फ 10 रिश्तेदारों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई। ईरान के इस्लामिक गणराज्य की न्यायपालिका का कहना है कि जनवरी में सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुए प्रदर्शनों के दौरान शासन आजाद वर्ग जोगानी ने अधिकारियों को ले जा रही एक मिनी बस पर पत्थरों और डंडों से हमला किया, वाहनों के शीशे तोड़े और अधिकारियों पर पत्थर और ईंटें फेंकी। फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्टों का कहना है कि गाजा के लिए मदद लेकर जा रहे एक फ्लोरिडा की 22 नावों को ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इजरायली बलों ने रोक दिया। ग्लोबल सुमुद फ्लोरिडा के आयोजकों ने इस कार्रवाई को डकैती बताया है। उनका कहना है कि गाजा से 965 किलोमीटर से ज्यादा दूर मौजूद लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। गाजा में इजरायल ने नौसैनिक नाकाबंदी रखी है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि करीब 175 एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया और फ्लोरिडा को PR स्टंट बताया गया। विदेशी मंत्री गिडियन सार ने कहा कि इन्हें गुरुवार को बाद में ग्रीस के एक बीच पर उतारा जाएगा। GSF के आंकड़ों के मुताबिक फ्लोरिडा की बाकी 36 नावों में से ज्यादातर इस समय क्रीट के दक्षिणी तट के पास है। अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के कारण वैश्विक ईंधन बाजार में अनिश्चितता के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह 1 मई को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर हो जाएगा। ओपेक 12 सदस्य देशों का एक समूह है जो प्रमुख तेल उत्पादक देशों का कार्टेल है। ओपेक अपने सदस्य देशों के लिए तेल उत्पादन का कोटा तय करता है। UAE के बाहर होने का मतलब है कि अब वह तेल उत्पादन पर लगाए गए इस गठबंधन के कोटा सिस्टम से बंधा नहीं रहेगा। UAE 2016 में बने ओपेक प्लस गठबंधन से भी बाहर हो जाएगा। इसमें ओपेक के सभी सदस्य देशों के साथ 10 अतिरिक्त देश शामिल है। UAE के ऊर्जा मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय हितों की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा ने कहा है कि ऊर्जा की बड़ी जरूरत वाले देश भारत के लिए UAE का इस संगठन से बाहर होना अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि इस पर अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। सलमान खान भी रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी में कैमियो रोल में दिखेंगे और इसकी झलक देख फैंस उछल पड़े हैं। रितेश देशमुख के ऐतिहासिक महाकाव्य राजा शिवाजी में अपने कैमियो की झलकियों से सलमान ने अभी से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। इंटरनेट पर कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें सलमान के स्क्रीन पर आते ही दर्शक जोरदार तालियों और सीटियों में उनका स्वागत करते दिख रहे हैं। हालांकि कई महीनों तक सलमान के रोल को इस फिल्म में छिपाकर रखा गया था। फैंस इससे लेकर काफी उत्साहित थे कि रितेश देशमुख की इस फिल्म में सलमान जीवा महाला की भूमिका निभा रहे हैं। अब फैंस ने कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें सलमान गेरुआ कुर्ते और पगड़ी में मराठा तलवार लिए हुए काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं। IPL 2026 में गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर चली गई। RCB को हार का नुकसान नहीं हुआ और टीम अभी भी दूसरे नंबर पर कायम है। पंजाब किंग्स 8 मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 9 मैचों में 12 अंक लेकर तीसरे स्थान और राजस्थान रॉयल्स 9 मैचों में 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। गुजरात टाइटंस 9 मैचों में 10 अंक लेकर पांचवें, चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों से 6 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 6 रन लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मैचों से 5 अंक लेकर आठवें, मुंबई इंडियंस 8 मैचों से 4 अंक लेकर नौवें और लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैचों में 6 अंक लेकर 10वें स्थान पर है। समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग में उनकी रन रेट की वजह से अंतर है।